बेटे मैं इसलिए इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका 1 घंटे में बहुत सारा मैटर आप तक आ जाए, और मेरे पास टाइम कम है, फिर भी मैं वीडियो बनाने आया हूँ ताकि मेरे मध्य प्रदेश के मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो के माध्यम से सक्सेस प्राप्त करें। माय नेम इज़ करण डोबरे, डोबरे द स्काई मेरा चैनल है, ये चैनल भी है, करण डोबरे सर भी चैनल है। और छायावाद की दो विशेषता, छायावाद की दो विशेषता बेटे, प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन किया है और मानकीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। प्रकृति का सौंदर्य का अच्छा वर्णन है ना, प्राकृतिक सौंदर्य का सजीवता के साथ वर्णन किया, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया छायावादी कवियों ने। तीसरा, अधिकांश कविता छायावाद के कवियों की एक प्रॉब्लम थी, ये मैक्सिमम बहुत ही दुखी रहे हैं अपने जीवन में, करुणा और वेदना के माध्यम से खुद के जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। तो अब यहाँ पर मैं एक चीज और बताना पड़ूं, छायावाद के कवि हमेशा जिंदगी भर याद रहेंगे। ऋषभ पंत ने देवी माँ की पूजा कर बांटा निराला प्रसाद, ऋषभ पंत ने देवी माँ की पूजा कर बांटा निराला प्रसाद। तो पहले कवि पंत से आ जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा देवी से आ जाएंगी महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और अगला है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ये जो छायावाद के ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना आपको पता ही है, आंसू झरना लहर, आंसू झरना लहर। महादेवी वर्मा रश्मि निहार निर्जा। और कुकुर मुक्ता निराला जी की रचना है, कुकुर मुक्ता, अनामिका परिमल। तो अच्छे से करके जाइए क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद की दो काव्यगत विशेषता, बिल्कुल आने जैसा क्वेश्चन है। तो काव्यगत विशेषता, आपकी जो भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली का, संस्कृत निष्ठ आपकी भाषा है, खड़ी बोली के प्रयोग किया है आपने। प्रबंध, प्रबंध जो है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य का प्रयोग आपने अपनी रचनाओं में किया है। आपने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य का प्रयोग किया। अलंकारों का आपने सटीकता के साथ प्रयोग किया है, चाहे वो मानवीकरण हो, उपमा हो, रूपक हो, आदि अलंकार का आपने अनूठा प्रयोग अपने काव्य में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पर काव्य की परिभाषा, काव्य की परिभाषा। काव्य किसे कहते हैं? रसात्मक वाक्यम काव्य, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्य, अर्थात रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। काव्य किसे कहते हैं? रसात्मक वाक्यम काव्यम। इसको आप इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे और फिर लिखेंगे अर्थात रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं? परिभाषा है, स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं। मैं चार अलंकार किसे? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब होता अलम भूषण, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। चौपाई छंद की परिभाषा एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यह एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, याद रखें। सममात्रिक छंद 16-16 मात्रा। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यहाँ पर अगला, नाटक एकांकी में दो अंतर। नाटक में अनेक अंक होते, एकांकी में एक अंक होता। नाटक में कथानक का विकास धीमी गति से होता, जबकि एकांकी में कथानक का विकास तीव्र गति से होता। नाटक का उदाहरण चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। एकांकी का उदाहरण आ जाए तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा दीपदान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान एक एकांकी है। यहाँ पर स्वयं प्रकाश की भाषा शैली, स्वयं प्रकाश की भाषा सरल सहज है और मध्यम वर्गीय लोगों की शैली को उन्होंने अपनाया। उनकी भाषा में लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग यदा कदा दिखाई देता है। उन्होंने भाषा विषय अनुसार भाषा का आप चयन करने में माहिर हैं।
इतना लिख देना बेटे। मूर्ति पे लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता। जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है, कैप्टन चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु हो जाती है, तो किसी छोटे बच्चे ने लकड़ी से बने चश्मे को नेताजी की जो मूर्ति है उस पर लगा देता है। इससे यह प्रतीत होता है अभी हमारे देश में देशभक्ति की भावना शून्य नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले नव युवकों में भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर बढ़ चढ़कर भरी हुई है। इससे वह हवलदार साहब भावुक हो उठते हैं। अगला है क्वेश्चन नेक्स्ट आपको है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और वेशभूषा को अपने शब्द में चित्र। बाल गोविंद भगत एक साधु किस्म के थे। उनकी सफेद दाढ़ी थी और पूरे बाल सफेद थे और वे नाम मात्र का कपड़ा पहनते थे और ठंडों के दिनों में एक काला कम्बल ओढ़ लेते थे और वे अपना हमेशा मधुर गान करके जाते थे, मधुर स्वर गान करते। उनकी एक कबीरपंथी टोपी भी थी बच्चों, कबीरपंथी टोपी थी और तुलसी की माला उनके गले पर हमेशा विराजमान रहती थी। ये करें। संधि की परिभाषा, शब्द शक्ति किसे कहते हैं बच्चों? शब्द शक्ति, ये बेटे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जब शब्द का अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहती है। ये 3 प्रकार की होती है, ये पूरा समझा रहा हूं मैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति को भी मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। जब हमें काव्य में प्रचलित अर्थ का बोध हो जाए, प्रचलित अर्थ का बोध हो जाए, तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। प्रचलित अर्थ कैसा? यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा घर है। घर से, घर एक प्रचलित शब्द है। घर से मुझे पता लगता है यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा घर है। तो यहाँ मेरा घर है मतलब घर रहने का स्थान होता है। ये प्रचलित अर्थ का बोध हो गया। नेक्स्ट है आपका दूसरा उदाहरण, लक्षणा शब्द शक्ति। अमीदा शब्द शक्ति याद हो जाए, लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। तो मैं इसे कैसे करूं? देखो, जब प्रचलित अर्थ का बोध ना हो, इसमें तो प्रचलित अर्थ का बोध हो जाता, सुनते ही प्रचलित अर्थ के बारे में पता। प्रचलित अर्थ के अलावा, प्रचलित अर्थ के अलावा दूसरे अर्थ का बोध होता, अलावा दूसरे अर्थ का बोध होता है। तो वह क्या होता है बेटे? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। हमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ये पर्सनल भी डेफिनेशन आ सकती है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा। गोपाल गधा है, गोपाल गधा है, गधा है। तो यहाँ गोपाल गधा है, इसका मतलब क्या है? गोपाल गधा है। अब गधा तो एक जानवर होता है, गोपाल इंसान, इंसान क्या गधा हो सकता? नहीं। तो यहाँ पर क्या करना आपको? गोपाल अर्थात इसका मतलब गोपाल मूर्ख है, गोपाल मूर्ख है। तो गधा के 2 अर्थ आ गए, एक तो जानवर का नाम और एक मूर्ख, है ना। प्रचलित शब्द के अलावा अन्य शब्द का बोध होता है, तो उसे कहते हैं लक्षणा शब्द। वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।